हेलो बच्चों। हमने हम लोग 10th का भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ा था कि कैसे रॉल्ट एक्ट के लिए गांधी जी ने वो करा था, आंदोलन स्टार्ट किया था उसके विरुद्ध, और कैसे फिर वो जब लड़ाई झगड़ा हिंसा के ऊपर आ गया था, मतलब अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे और नुकसान भारतीय लोगों को सहन करना पड़ रहा था। तो गांधी जी तो चाहते थे कि रॉल्ट एक्ट का विरोध लोग शांतिपूर्वक तरीके से करें, लेकिन वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और हिंसा होने लगी थी। तो गांधी जी ने रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था वो वापस ले लिया था, और वो ज़्यादा भारत में फैल भी नहीं पाया था, बस ओनली कस्बों और शहरों में ही फैला था, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं फैला था। और हमने कल पढ़ा था, तो फिर गांधी जी ऐसा अभियान या आंदोलन चलाना चाहते थे अंग्रेजों के विरुद्ध जो कि पूरे भारत में फैल जाए। तो इसलिए वो चाहते थे जो हिंदू और मुसलमान भारत में रह रहे हैं वो दोनों इकट्ठे मिलकर अगर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ें तो ज़्यादा व्यापक आंदोलन, बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है पूरे भारत में। तो उन्होंने फिर ऐसा मुद्दा ढूंढने की कोशिश की थी जिसमें मुसलमानों की गांधी जी हेल्प कर सकें, और फिर उनकी हेल्प अगर गांधी जी करेंगे तो फिर मुसलमान भी फिर गांधी जी की हेल्प कर सकते हैं। तो वो मुद्दा आपको पता है, खिलाफत का मिला था। खिलाफत का मैंने कल बताया था कि ऑटोमन तुर्की जो देश है उसकी हार हो गई थी पहले विश्व युद्ध में। जो उसका नेता था वो इस्लामिक धर्म का आध्यात्मिक गुरु भी था, उसको खलीफा भी कहते थे, जो तुर्की का सम्राट था। तो उसके वो हार गया था, इसलिए उसके ऊपर एक सख्त संधि थोपी गई थी जिसके कारण उसकी शक्तियां कम होने वाली थी। और इस्लाम धर्म के जो जो मुस्लिम लोग थे वो उनकी शक्तियों को बचाने के लिए उन्होंने एक समिति बॉम्बे में बनाई थी, खिलाफत समिति बनाई थी 1919 में। तो जो गांधी जी है वो खिलाफत समिति के जो मुख्य नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली, उनसे मिले, उनसे बातचीत की गांधी जी ने कि हम आपको आपको खिलाफत में मदद करेंगे ताकि आपके जो खलीफा हैं ऑटोमन तुर्की के सम्राट उनकी शक्तियां कम ना हो, उनकी शक्तियां बनी रहें। गांधी जी ने कहा हम आपका साथ देंगे, आप लोग हमारा साथ दो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने में। तो इस तरीके से, और आपने देखा है कि जो कलकत्ता का अधिवेशन कांग्रेस का था तो कांग्रेस के सारे नेता भी इस बात के लिए मान गए थे कि कांग्रेस मुसलमानों की खिलाफत में हेल्प करेगी और मुसलमान कांग्रेस की हेल्प करेंगे असहयोग आंदोलन में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले भी लोगों को कहा था कि जिस तरीके से हमने हमारे सहयोग से ही अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, अगर उसी तरीके से हम उनको सहयोग देना बंद कर दें तो वो 1 साल के अंदर भारत को छोड़कर चले जाएंगे। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। आगे पहले ऊपर देखते हैं क्या चीज है। असहयोग ही क्यों, ये शुरुआत यहाँ पे हो रही है असहयोग आंदोलन की। देखते हैं पहले कहाँ पे, पहले हमने रॉल्ट एक्ट पढ़ा कल, उसका मैंने बता दिया। जब वो फेलियर होगी तो गांधी जी ने फिर मुसलमानों को साथ लिया था। असहयोग ही क्यों, तो मैंने बता दिया। गांधी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये वन वर्ड में आ जाता है बच्चों, इसको लिख लो। गांधी जी ने वो कौन सी बुक लिखी थी, हिंद स्वराज, कब लिखी थी 1909 में। और उसमें क्या कहा था गांधी जी ने, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, क्योंकि हमने सहयोग किया तभी तो वो 347 साल हमारे इंडिया में रह सके। और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, हमने ही सहयोग दिया तो अंग्रेज हम इंडिया में रह रहे हैं, और हमारे सहयोग के कारण ही उनका अंग्रेज जो शासन इंडिया में चला रहे हैं वो चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, मतलब अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दें, तो वो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी।
ये हम उन्होंने अपनी बुक में कहा था हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी कि हमारे सहयोग के कारण ही अंग्रेज इंडिया में रह पा रहे हैं और अपना शासन चला रहे हैं। अगर हम उनको सहयोग देना बंद कर दें भारतीय लोग, तो 1 साल में अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे और भारत के अंदर भारत के लोगों का राज आ जाएगा, यानी कि स्वराज आ जाएगा। स्वराज होता कि भारत के लोगों का स्वयं का राज आ जाएगा। सहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मतलब लोग ये पूछ रहे थे, अगर हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो वो कैसे कैसे बन सकता है? असहयोग, किसी का सहयोग ना देना आंदोलन कैसे बन सकता है? लोग गांधी जी से पूछ रहे थे। गांधी जी ने क्या सुझाव दिया कि अगर इस आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप चलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो ये आंदोलन बन सकता है। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम अंग्रेज इंडिया में रह रहे थे तो सभी भारतीय लोग अंग्रेजों की नौकरियां कर रहे थे। अंग्रेजों ने लोगों को पदवियां दे रखी थी, नौकरियां दे रखी थी। तो गांधी जी कह रहे थे, अगर हम उनकी दी हुई नौकरियां और पदवियां चला रहे हैं तो हम उनका सहयोग कर रहे हैं। तो अगर हम उनकी नौकरियां और पदवियां छोड़ दें तो उनके सारे काम ठप पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि अगर हम उनके मतलब स्कूलों में काम कर रहे हैं, अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, पुलिस तो अदालतों में काम कर रहे हैं भारतीय लोग अंग्रेजों की, तो उनकी विधायी परिषदों में भारतीय लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उससे उनकी सरकार ढंग से चल पा रही है, अंग्रेजों के काम ढंग से चल पा रहे हैं। अगर भारत के लोग सरकारी नौकरियां जो अंग्रेजों ने दे रखे हैं वो छोड़ दें, कोई सरकार नौकरी क्यों देती है? कोई सरकार को अपने कुछ काम कंप्लीट करने होते हैं। अगर लोग नौकरी, भारत के लोग क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को इंग्लैंड से आने में 7-8 महीने का समय लगता था, तो इंडिया के अंदर ज़्यादा अंग्रेज नहीं थे। तो अंग्रेजों को देश में, हमारे देश में सरकार को चलाने के लिए जो भी नौकरियां दी जाती थी सरकार चलाने के लिए, उसमें भर्ती भारतीय लोगों की ही करनी पड़ती थी। अगर भारतीय लोग भी नौकरियां छोड़ देंगे तो अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए गांधी जी ने ये सुझाव दिया था कि हम भारतीय लोग, अंग्रेज तो ज़्यादा है नहीं, तो इतने बड़े देश को जितने अंग्रेज इंडिया में वो नहीं चला सकते भारत के लोगों की हेल्प के बिना। अगर भारत के लोग जो अंग्रेजों की दी हुई नौकरियां हैं, चाहे वो पुलिस महकमे में हो, सेना में हो, अदालतों में हो, विधायी परिषदों में हो, स्कूलों में, अगर उनको छोड़ दें लोग, तो अंग्रेजों को हमारे देश की सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक समन्वय आंदोलन भी शुरू किया जाए। अगर कह रहे हम असहयोग करते हैं और उसके बाद जो अंग्रेजी सरकार है वो हमें जबरदस्ती करती है, हमारे साथ हमें तंग करती है, तो फिर हम समन्वय आंदोलन भी शुरू कर देंगे। समन्वय आंदोलन में हमें वो होता है कि जो कानून सरकार ने बनाए होते हैं उनका पालन करना बंद करना होता है। समन्वय आंदोलन में सहयोग भी नहीं करना होता, जो सरकार के कानून होते हैं उनकी पालना भी नहीं करनी होती। तो कह रहे पहले हम लोग उनका सहयोग बंद कर देंगे। अगर सहयोग बंद करने के बाद भी नौकरियां छोड़ देंगे तो उनकी सरकार चल नहीं पाएगी। तो उसके बाद अगर वो फिर हमें तंग करेंगे, मजबूर करेंगे नौकरियां करने के लिए, तो हम समन्वय आंदोलन शुरू कर देंगे। उनके जो कानून बनाए हुए हैं उनका उल्लंघन करना शुरू कर देंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली, मुसलमान और उनको मिला के चल रहे हैं ना गांधी जी, तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। मतलब 1920 में की जो गर्मियां थी उसमें गांधी जी और जो मुसलमानों की खिलाफ समिति के नेता शौकत अली थे, दोनों लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए, असहयोग और खिलाफत के लिए देश भर के अंदर घूम रहे थे।
कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, लेकिन इन्होंने तो, गांधी जी ने तो कह दिया कि ऐसे नौकरियां छोड़ दो, तो जो हम नौकरियां करके अंग्रेजों की हम उन्हें सहयोग दे रहे हैं और नौकरी छोड़ दो तो सहयोग बंद हो जाएगा। तो पहले आप बहिष्कार का जो वो डिफाइन है, नया शब्द है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आए उनको समझ नहीं आएगा। तो बहिष्कार का मतलब होता है किसी चीज को करने से, काम कोई कर रहे हैं पुराना, हम उसको करना छोड़ देना। तो किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना। किसी का काम हम अगर काम कर रहे हैं तो उसके साथ संपर्क रखने, किसी चीज का बहिष्कार करना होता है उसको पूरी तरीके से छोड़ देना। तो किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, जहाँ गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। अगर कोई चीज है हम उसका बहिष्कार करना चाहते हैं, उसको खरीदना बंद कर दो। तो ऐसे ही अगर किसी समुदाय का वो करना, तो उसकी जो सेवाएं हैं वो लेनी बंद कर दो, तो उसका बहिष्कार हो जाएगा। तो इसको आप सारे बच्चे बहिष्कार को याद कर लेना, मीनिंग को। तो बहिष्कार क्या होता है? किसी के साथ संपर्क रखने और जुटाने से इनकार करना, या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर ये विरोध का एक रूप होता है। बहिष्कार क्या होता है? अगर किसी का हमने विरोध करना है तो उसका जो भी हम हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको छोड़ दो, तो उससे उसका विरोध भी हो जाता है। तो 1920 की गर्मियों में गांधी और शौकत अली लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, असहयोग और खिलाफत के लिए पूरे देश में घूम रहे थे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर शंका जाहिर कर रहे थे। कांग्रेस के लोगों को लगता था कि इस तरीके से हम अंग्रेजों को देश से नहीं निकाल सकते। कांग्रेस के लोगों को इस पे शंका हो रही थी, असहयोग पे। मैं नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। मतलब गांधी जी कह रहे थे नौकरी ही छोड़ दो, और गांधी जी ने विधायी परिषदों का बहिष्कार करने के लिए भी कहा है। विधायी परिषदों का मतलब जो राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, जो नवंबर 1920 में हो रहे थे, तो गांधी जी तो कह रहे थे इनका बहिष्कार कर दो, इन चुनावों में हिस्सा ना लो। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि नहीं, इनका हमें बहिष्कार ना करके इनमें हिस्सा लेकर विधान परिषद में जाके ही, विधान परिषद में जाएंगे। जैसे रॉल्ट एक्ट बना था उस टाइम भी तो हमारे इंडियन लोग विधान परिषद में थे, लेकिन भारतीय लोगों के वो मतलब काफी विरोध करने के बाद भी उन्होंने रॉल्ट एक्ट, जो गलत कानून था, उसको पास कर दिया था। लेकिन अब भी जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, गांधी जी की बात को ना मानकर वो कह रहे थे कि नवंबर 1920 में विधान परिषद के, विधायी परिषद के जो चुनाव होने हैं उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लेके हम विधान परिषद में जाएंगे और वहीं पर हम उनके गलत जब कानून बनेगा उसी टाइम उसका विरोध कर सकते हैं। उन्हें भय था कि बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। मतलब कांग्रेस के कुछ, हाँ, गांधी जी कह रहे थे विधान परिषद के चुनावों में हिस्सा न लो, लेकिन कांग्रेस के लोग इस पे हिचकिचा रहे थे। वो कह रहे थे कि इनमें हिस्सा लेना चाहिए। उनको डर लग रहा था कि असहयोग आंदोलन करने से हिंसा फैल जाएगी, लोग लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। सितंबर से लेके दिसंबर तक, जब गांधी जी ने सितंबर में ही करा था असहयोग आंदोलन चलाने का ऐलान, और उससे लेके सितंबर से लेके दिसंबर तक उनके बीच में इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि असहयोग आंदोलन वाले उस पर टॉपिक पर खींचतान चलती रही। सहमति नहीं बनी कांग्रेस के नेताओं में। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। मतलब कुछ समय तो ऐसे ही लग रहा था, जब 3 महीने सहमति नहीं बन पाई तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लोगों के बीच में जो असहयोग आंदोलन पर सहमति नहीं बनेगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। और पहले हमने सितंबर में 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन में था, उसमें असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए सहमति हुई थी कांग्रेस में। और फिर दिसंबर 1920 में नागपुर का जो आंदोलन हुआ था, इसके ऊपर
वो कर दी थी, मोहर लगा दी थी कि हाँ कार्यक्रम को बिल्कुल पहले तो बस ये चलाने की सहमति मिली थी, लेकिन फिर भी उसके बाद शंका थी। लेकिन जो नागपुर में दिसंबर में 3 महीने बाद अधिवेशन हुआ, उसमें बिल्कुल मोहर लगा दी कि हाँ ये असहयोग कार्यक्रम चलेगा। जो ये असहयोग कार्यक्रम है, आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उनमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। ये जो असहयोग आंदोलन है, पहले आपने देखा कि कांग्रेस के नेता ही इसको अपनाने में शंका जाहिर कर रहे थे। 3 महीनों में 3 महीने लगे कांग्रेस के नेताओं में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति देने में। और ये आंदोलन फिर जब स्वीकृति मिल गई, कैसे आगे बढ़ा, फिर असहयोग आंदोलन में किन लोगों ने हिस्सा लिया, और जो मतलब जिन्होंने शुरू करा उनको तो पता था अभी क्या करना है, और उन्होंने हिस्सा भी लिया। कुछ लोगों ने जो जैसे जैसे समझ आती गई वो हिस्सा लेते गए, लेकिन जिन लोगों को इसका पता नहीं था, अलग अलग लोग थे, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को किस तरीके से समझा, वो हम आगे पढ़ते हैं। विदेशी कपड़े का बहिष्कार, मतलब जो बाहर से अंग्रेज कपड़ा बनाकर लाते थे, उसको उसका इस्तेमाल करना रोक दिया था। जुलाई 1922 विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। ये भी विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ था जुलाई 1922 में। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। मतलब पहले हमारा पूरी दुनिया में 1730 तक पूरी दुनिया हमारा कपड़ा पहनती थी, लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे से तकनीक सीख ली कपड़ा बनाने की, और फिर उन्होंने वो चीज़ जो हम एक चरखे पे एक तकली चलाते थे, उन्हें आपको कोई पता स्पिंडल चला लिया था जिसपे 1000 तकलियां इकट्ठी चलती थी। मतलब 1000 गुना हमारे से सीखकर जो काम हमारा पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जिसके कपड़े बनाने में पूरी दुनिया में इंडिया का नाम था, उसने उसी से अंग्रेजों ने काम सीखकर 1000 गुना काम बढ़ा लिया था, और हमारा काम बिल्कुल फेल हो गया था। 1922 में जो विदेशी कपड़ा आता था, वो पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक था, कि जो पश्चिमी यूरोप है उसका हमारे देश में उसको उसका ही सिक्का चल रहा था। पहले हमारे इंडियन कपड़े पहनते थे लोग, लेकिन जब से अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का कपड़ा लोग पहन रहे थे। अगर पहन रहे थे तो उनका ही प्रभुत्व जमेगा, उनको ही कमाई ज़्यादा होएगी। तो अंग्रेज जब उनका कपड़ा बिकेगा तो क्या होगा, वो आर्थिक तरीके से स्ट्रांग होंगे, और ज़्यादा उनके लोग उनकी संस्कृति को भी अपनाएंगे। तो अब भारतीय संस्कृति को लोग भूल जाएंगे, और भूले भी हैं। आप लोगों को पता है अंग्रेजों के आने के बाद लोगों की सोच में बहुत चेंजेस आई हैं कपड़ा पहनने के तौर तरीकों में। तो आगे आगे पढ़ते हैं। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफ, मतलब कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने हर जगह प्रभुत्व जमा दिया था, सरकार भी वो चला रहे थे। जिन जिन चीज़ों में इंडिया आगे था, उन सारी चीज़ों को हमारे से सीखकर अंग्रेज आगे निकल रहे थे और इंडिया को पीछे छोड़ रहे थे। तो उनका प्रभुत्व ही हर जगह दिखाई दे रहा था। इसलिए वो अगर उनको हमारे इंडिया से निकालना था, तो जिस जिस जगह उन्होंने प्रभुत्व जमाया था, उस प्रभुत्व को तोड़ने के लिए, प्रभुत्व भी इसलिए जमा था कि इंडियन लोगों ने सहयोग दिया था। अगर हमने उनका प्रभुत्व खत्म करना था, हमें उनका असहयोग शुरू करना था। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफ आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। सबको ये पता होना चाहिए, मुसलमानों का खिलाफ आंदोलन और असहयोग इकट्ठे शुरू हुए थे, क्योंकि सितंबर में इसको चलाने की बात हुई थी, लेकिन दिसंबर 1920 में आके 3 महीनों में सहमति बनी थी। और फिर सहमति बनने के बाद क्या हुआ था, जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया। दिसंबर में सहमति बनी है, तो दिसंबर 1920 में सहमति बनी चलाने की, और जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी।
मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि भारत के लोगों को कुछ लेना देना नहीं था अंग्रेजों को बाहर निकालने से। बस गांधी जी और नेहरू जी, जहाँ हमारे देश के जो समझदार नेता थे, उनको ही पता था कि जो अंग्रेज है उनके कारण लोगों को कितनी तकलीफें आ रही हैं, और उनको अगर देश से निकाला जाएगा तभी लोगों को इन तकलीफों से निजात मिल सकती है। और वो लोग सारे लोगों को समझा भी रहे थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। बस लोग गांधी जी और नेहरू जी के साथ इस बात के लिए जुड़ते थे कि गांधी जी और नेहरू जी उनकी जो समस्याएं हैं उनके क्षेत्र में आ रही, उनको दूर कर देंगे। और फिर अगर उनकी और वो उनके साथ उनका मतलब जो भी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चलेगा उसमें साथ देंगे। पहले गांधी जी और नेहरू जी को उनके साथ वादा करना होता था कि जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो हम दूर करेंगे और आप लोग हमारा साथ दे दोगे। शहरों में आंदोलन, मतलब शहरों और गांव में ये असहयोग आंदोलन अलग अलग हुआ था। तो आप जब पढ़ोगे बच्चों, पहले शहर का आंदोलन देखेंगे कि कैसे आंदोलन चला। तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। जो शहरों में मध्य वर्ग होते हैं, जो ना अमीर होते हैं ना जो गरीब होते हैं, उन्होंने ही इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जो हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते थे अंग्रेजों के, उनको विद्यार्थियों ने छोड़ दिया। हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। जो स्कूलों का हेडमास्टर और शिक्षक चलाते थे उन्होंने भी जब विद्यार्थी जाना बंद हो गए, सबसे पहले विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। जब विद्यार्थी नहीं जा रहे थे, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया, इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। तो जो अदालतों में काम चलते थे वो वकीलों से चलते हैं, तो उन्होंने जो भारत के वकील थे उन्होंने अंग्रेजों की अदालतों में वकीली करनी बंद कर दी, मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मतलब पूरे भारत के अंदर जो विधायी परिषद के चुनाव थे प्रांतों में, उनका सारे राज्यों में बहिष्कार किया गया। एक मद्रास को छोड़कर, ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लो कि विधायी परिषदों का पूरे भारत में बहिष्कार किया गया था, किसी ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन मद्रास के लोग जो गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने अपनी जस्टिस पार्टी, मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था और सारे जितने भी प्रांत थे वहाँ के लोगों ने विधायी परिषदों में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन मद्रास के जो गैर ब्राह्मण लोग थे उन्होंने अपनी जस्टिस पार्टी बनाई, और वो लोग ये समझते थे कि अगर हम विधायी परिषदों में हिस्सा लेंगे तो विधायी परिषदों में जाकर हम वो अधिकार पा सकते हैं जो ब्राह्मण लोगों को ही मिले हुए हैं। और आप लोग इसको ढंग से याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन 1 वर्ड में भी आ जाता है कि जब अंग्रेजों के टाइम में विधायी परिषदों का बहिष्कार सारे लोगों ने किया था 1921 में, तो कौन सी पार्टी ने और कहाँ की पार्टी ने इन विधायी परिषदों का बहिष्कार नहीं किया था। आगे पढ़ते हैं। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चा होता पैसे से संबंधित मोर्चा। तो आर्थिक मतलब कि विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना था। उसमें सारे देश के राज्यों में प्रांतों में लोगों ने बहिष्कार कर दिया। ओनली मद्रास की जस्टिस पार्टी जो गैर ब्राह्मणों की थी उसने नहीं किया। ठीक है, ये होगा चुनावों की पक्ष से। और नौकरियों की पक्ष से, नौकरियां भी लोगों ने छोड़ दी। स्कूलों के हेडमास्टरों और शिक्षकों ने, बच्चों ने स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद कर दिया। बट जो आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। मतलब जो आर्थिक मोर्चा था पैसे कमाने संबंधी, जो क्योंकि पैसे, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करना छोड़ना नहीं चाहता जिससे उसको कमाई होती है। तो थोड़े दिन तो बंदा कर लेता है ये चीज, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर सकता, इसलिए ये नाटकीय ही रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई,
और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। आर्थिक मोर्चे पर ये नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार, जो विदेश से सामान आ रहा था बना हुआ कपड़ा वगैरह, उसको उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया लोगों ने। शराब की दुकानें जो अंग्रेजों की खुली हुई थी उसको भी उसका भी इस्तेमाल बंद कर दिया। पिकेटिंग का मतलब ये साथ में दे रखा। पिकेटिंग होती है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा तरीका जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। मतलब जो अंग्रेजों की सरकार शराब की दुकानें थी उनके रास्ते बंद कर दिए गए, वहां से कोई शराब नहीं पी सकता था। प्रदर्शन या विरोध का पिकेटिंग क्या होती है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। इसको आप ढंग से याद कर लेना। और जब आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन क्या रहा था का असर कम हुआ था, नाटकीय रहा था, क्योंकि ज्यादा देर तक लोग वो काम नहीं छोड़ सकते जिनको उनको कमाई होती है। और विदेशी कपड़े का सामानों का बहिष्कार कर दिया लोगों ने। शराब की दुकानों की फिक्टिंग कर दी। गांधी जी के कहने पर विदेशी कपड़ों की होली जला दी। मतलब लोगों ने, जैसे अभी हमने चाइना के सामान तोड़े थे लोगों ने, ऐसे ही जो अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ सामान था, कपड़ा था, उसको लोगों ने जला दिया। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आधा रह गया। जब लोगों ने विदेश से आने वाले कपड़े या सामान का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, तो ये असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में चला था। तो 21 से लेके 22 तक एक साल हो गया था। तो एक साल में ही जो विदेशी चीजों का बहिष्कार करने से वहाँ उसके कपड़े का, जो बाहर से कपड़ा आता था, उसका आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़। पहले हम 1921 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, 102 करोड़ का कपड़ा अंग्रेजों का बाहर से मंगवाते थे इंग्लैंड से, लेकिन जब एक साल बाद ये हम 157 करोड़ का ही मंगवा रहे थे। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जैसे हमने अब चाइना का करा है, चाइना हमें तंग कर रहा है, तो हमने चाइना का जो सामान इंडिया में बिकता है, जब बेचने वाले लोग हैं वो उन्होंने खरीदना भी, लोगों ने चाइना का सामान बंद कर दिया और उनका जो सामान बेचना भी बंद कर दिया। इसी तरीके हमने इंग्लैंड के साथ भी किया था। तो इंग्लैंड के सामान को जो व्यापारी बेचते थे, उन व्यापारियों ने भी वो सामान बेचना बंद कर दिया। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आजादित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और खतकरघे का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जब भारत के लोगों ने अंग्रेजों का बना हुआ कपड़ा छोड़ दिया, तो फिर वो भारतीय कपड़ा पहनेंगे। तो भारतीय कपड़ा पहनने के कारण भारत में जो कपड़ा बनना बंद हो गया था हथकरघे से, या मिलों में, भारतीय मिलों में कपड़ा नहीं बन रहा था, कम बन रहा था, ना ही हथकरघे से कपड़ा बन रहा था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अंग्रेजों के बने कपड़े का इस्तेमाल बंद किया, तो हमारे भारतीय कपड़ा पहनना था उन्होंने। तो जब भारतीय कपड़े को पहनने लगे विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके, तो हमारे भारतीय कपड़ों के कपड़ा जो मिलों में बनता था, हथकरघों पर बनता था, उन लोगों का काम चल पड़ा। भारतीय मिलों में कपड़े का उत्पादन ज्यादा बढ़ने लगा और हथकरघों से कपड़ा बनने लगा। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कुछ देर तो लोगों ने ये चीज करी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो आंदोलन था वो धीमा धीमा पड़ने लगा। क्योंकि देखो, जो हमारा जो कपड़ा था, जो इंडियन कपड़ा था, वो हाथों से बनाया जाता था। भारतीय कपड़ा हाथों से, जितना कपड़ा हम हाथ से बनाते थे उसको बनाने में टाइम लगता था, ज्यादा टाइम लगता था। जो चीज हाथ से बनती है, देखो अंग्रेजों, मैंने कहा था कि अगर हम एक चरखे पे, एक तकली पे जो धागा बनाते थे, तो वो वैसा ही स्पिंडल अंग्रेजों का जो बना था उसमें 1000 तकलियां धागा बनाती थी। तो हमारे से 1000 गुना तेज तरीके से जब वो धागा बना सकते थे, तो 1000 गुना कपड़ा तेजी से बनता होगा।
तो हमारे जो इंडियन लोग थे वो धीमी गति से और मेहनत से कपड़ा बनाते थे, तो इसलिए हमारा भारतीय कपड़ा महंगा था और जो इंग्लैंड से बन के कपड़ा आता था वो सस्ता था। तो हमारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने नौकरियां भी छोड़ दी और विदेशी कपड़ा भी बंद कर दिया जो सस्ता था। तो वो कैसे खरीद पाएंगे इतना, जो हमारे गरीब लोग थे तो वो इतना महंगा हमारा इंडियन खादी का कपड़ा नहीं खरीद पा रहे थे। इसलिए उन लोगों ने बेचारों ने क्या शुरू करा, दोबारा वही विदेशी कपड़ा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो ज़्यादा देर हिस्सा नहीं ले पाए, उनको मजबूरन भारतीय कपड़ा का इस्तेमाल छोड़ के दोबारा विदेशी कपड़ा उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। और जो अंग्रेजों ने तो हम वो कॉलेज और स्कूल बना रखे थे, लेकिन इंडिया के लोगों के कोई स्कूल और कॉलेज नहीं थे। अगर गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को सफल बनाना था तो पहले जैसे कॉलेज और स्कूल अंग्रेजों के थे वैसे स्कूल और कॉलेज बनाने थे, ताकि अगर लोग अंग्रेजों की जॉब छोड़ते तो वो उनको साथ के साथ इंडियन स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियां मिल जाती और बच्चों को एडमिशनें मिल जाती, तो ये असहयोग आंदोलन सफल हो जाता। तो लेकिन ये असहयोग आंदोलन शहरों में इसलिए असफल रहा क्योंकि जो हमारा भारतीय कपड़ा था उसको बनाने की जो पुरानी तकनीक के कारण वो महंगा था और हमारे जो भारत के लोग थे वो इतना महंगा कपड़ा खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से विदेशी कपड़ा खरीदना पड़ा, शुरू करना पड़ा, जिसके कारण असहयोग आंदोलन कमजोर पड़ा। और क्योंकि जिन संस्थानों में भारतीय लोग जॉब करते थे वैसे संस्थान अंग्रेजों के तो थे लेकिन इंडिया के नहीं थे, इसलिए लोग जॉब कितनी देर छोड़ सकते थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज भी चलानी थी, इसलिए लोग दोबारा जॉब पर लौट गए। क्योंकि हमारे देश में वैसे स्कूल और कॉलेज, हमारे देश के अपने स्कूल कॉलेजों की वैसी बिल्डिंगें नहीं थी जैसी अंग्रेजों ने बना ली थी, और ना ही वैसी अदालतें इंडियन लोगों ने बनाई थी जो अंग्रेजों ने बना ली थी। इसलिए ये असहयोग आंदोलन जल्दी शहरों में धीमा पड़ गया, और क्योंकि सभी लोग मजबूर थे, क्योंकि अगर वही उसी कीमत पे भारत का कपड़ा मिलता तो लोग वही पहनते रहते, लेकिन जो सस्ता था उन्होंने, गरीब थे भारत के लोग, वो कमाई भी नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने विदेशी कपड़े को दोबारा अपनाया। जिन्होंने नौकरियां छोड़ी थी वो नौकरियों पे दोबारा लौट लौट गए, क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों के कोई वैसे स्कूल और कॉलेज नहीं थे कि जहाँ पर वो उनको नौकरी मिल सके। इस तरीके से शहरों में ये असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में असहयोग आंदोलन कैसे चला। तो शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। शहरों में फैला तो गांवों में भी ये फैला। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष में, हमारे देश में किसानों और जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी थे उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को गांधी जी और नेहरू जी से दूर करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी का असहयोग आंदोलन में किसानों और आदिवासियों ने साथ दिया। और आगे पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ के, एक तो अवध के मेरे ख्याल से, और अवध में जो उत्तर प्रदेश में अवध है वहाँ क्या था, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। किसान, और मैंने शुरू में बताया ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आदिवासियों को प्रॉब्लम आ रही थी, और उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाने के लिए गांधी जी का साथ दिया असहयोग आंदोलन में, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मुखिया कौन थे, बाबा रामचंद्र, सन्यासी बाबा रामचंद्र। अवध ग्रामीण गांव है, अवध उत्तर प्रदेश में है, वहाँ किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया का
बेगार आएगी। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे से काम करवाना, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, बिना मजदूरी से के काम करवाना। गिरमिटिया मजदूर होते औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था इंडिया में, बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। जब अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने बहुत सारे हमारे देश पर ही नहीं, आपको पता दक्षिण अफ्रीका पर भी, एशिया के और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन पर अंग्रेजों ने मतलब कब्जा किया था। तो उस दौरान जिन जिन एरिया में मजदूर चाहिए थे, उन इंडिया से मजदूरों को कहाँ कहाँ लेके गए थे? फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहे जाने लगा था। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। अंग्रेजों के जिस जिस जगह पे काम चलते थे, वहाँ पर काम करवाने के लिए जो मजदूर चाहिए होते थे, वो फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज वगैरह जगह जगह थी, स्थान थे जहाँ पर उनको मजदूर चाहिए थे। वहाँ मजदूर चाहे वो कहीं से भी, चाहे हमारे इंडिया से मजदूरों को लेके जाना होता, चाहे फिर दक्षिण अफ्रीका से लेके जाना होता, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत लेकर जाते थे। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। जो मजदूर थे अपने एग्रीमेंट को जो अंग्रेजों के साथ होता था काम के लिए, उसको गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। अंग्रेजी में गिरमिटिया मजदूर को क्या बोला जाता है? इंडेंचर्ड लेबर। और मतलब पहले तो आपने शहरों में देखा कि लोगों ने जॉब छोड़ी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, ना ही कोई भारतीय जो लोग थे, नेता वगैरह थे, उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की थी कि उनको अंग्रेजों की नौकरियां छोड़कर भारतीय संस्थानों में जॉब मिल जाती। और ना ही भारत के नेता भारतीय लोगों को उतना सस्ता कपड़ा प्रोवाइड कर पाए थे जो अंग्रेज लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे थे। इसलिए शहरों में तो जल्दी ही लोगों ने अंग्रेजों की छोड़ी हुई नौकरियां दोबारा से अपना ली थी और अंग्रेजों का बना हुआ माल भी इस्तेमाल करने लगे थे। अब हम ग्रामीण क्षेत्र में देखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान और आदिवासी थे, उनको भी दिक्कतें आ रही थी। वो भी गांधी जी और नेहरू के इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो पहले हम अवध के बारे में पढ़ते हैं। अवध में किसानों का मुखिया कौन था? सन्यासी बाबा रामचंद्र थे। वो गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। उसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया कि जो अंग्रेज जिन मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज में काम करवाने के लिए लेकर जाते थे, तो उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। और ये जो सन्यासी बाबा है वो फिजी में रह चुके हैं। 3 जगह के फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर एग्रीमेंट के तहत जो मजदूर जाते थे, उनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और जो सन्यासी बाबा रामचंद्र वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर की तरह काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। तो सन्यासी बाबा का जो जहाँ किसानों का आंदोलन किसके विरुद्ध था? तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। क्योंकि जो किसान होते थे छोटे छोटे, उनके पास अपनी जमीन तो होती नहीं थी। वो बड़े बड़े जो जमीन के मालिक जमींदार और तालुकदार होते थे, उनकी जमीनों को किराए पर लेकर काम करते थे। और खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। जमींदार क्या करते थे? इन छोटे किसानों को खेत दे देते काम करने के लिए, उनसे खेत का किराया भी लेते थे, उनसे भारी भरकम लगान भी लेते थे। और उन किसानों से ये जमींदार और तालुकदार कर भी वसूल करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी और किसानों से कई काम वो बिना मजदूरी दिए भी करवाते थे। किसानों को क्या जरूरत थी? कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, जिसके कारण उनको तालुकदारों और जमींदारों के पास से जमीन लेकर काम करना पड़ता था। और इन किसानों को उसके बदले में जमीन जो जमींदार या तालुकदार इनको देते थे, उसके बदले में जमींदार और ताल्लुकदारों को किसानों के द्वारा भारी लगान दिया जाता था। किसान इन ताल्लुकदारों और जमींदारों को भारी लगान चुकाते थे, इनको कर देते थे। इनके लिए उनको बिना मजदूरी लिए काम भी करना पड़ता था। तो इसलिए जो किसान थे इन ताल्लुकदारों और जमींदारों के विरुद्ध
आंदोलन चला रहे थे। उनका नेता सन्यासी बाबा रामचंद्र थे। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, क्योंकि जो जमींदार होता था, ये उस टाइम की बात हो रही है जब अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने कुछ लोगों को बड़े बड़े जमीनों के मालिक बना दिया था। क्यों बना? और वो जमींदार आगे छोटे किसानों को जमीन देकर उनसे लगान लेते थे। फिर जो जमींदार लगान लेते थे उसी में से आगे अंग्रेजों को लगान देते थे। तो ये जमींदार क्या करते थे, किसानों से ज़्यादा लगान लेने के चक्कर में, अगर कोई किसान ढंग से लगान नहीं दे रहा होता था तो उसका ज़मीन का पट्टा, मतलब ज़मीन कम कर देते थे। पट्टा का मतलब ज़मीन का टुकड़ा बड़ा छोटा होना। तो अगर कोई जमींदार किसान ढंग से जमींदार को लगान नहीं देता था, कर नहीं देता था, व्यवहार अच्छी नहीं करता था, तो उससे जो जमींदार क्या करते थे, उनके पट्टे को छोटा कर देते थे या बिल्कुल ही छीन लेते थे। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। क्योंकि पुराने ज़माने में ये भी बात होती थी कि अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा किसी के पास लगातार कई साल रह जाता तो वो खुद ही ज़मीन का मालिक हो जाता था। एक तो इसलिए कि डराने के लिए कि वो ज़्यादा लगान दे, अगर कोई किसान ढंग से लगान नहीं देता था उसका पट्टा ख़त्म कर लिया जाए, उससे छीन लिया। एक ज़मींदारों को ये भी होता था कि अगर कि किसान के पास लगातार कोई ज़मीन का टुकड़ा रहा तो वो उसका मालिक ना बन जाए। इसलिए जो जमींदार और तालुकदार थे वो छोटे किसानों को तंग करते थे, और इसलिए किसान इन दोनों किसानों और तालुकदारों और जमींदारों के विरुद्ध किसान सन्यासी बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे इनके विरुद्ध। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, व्यवहार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। किसानों को तंग कौन करता था? जमींदार और तालुकदार क्या करते थे, उनसे लगान ज़्यादा लेते थे, व्यवहार लेते थे। तो इसलिए किसान की क्या मांग थी, गांधी जी और नेहरू जी को कहा कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे हमारा लगान कम करवाओ, वो जो हमारे से बेकार लेते हैं वो ख़त्म करवाई जाए, और ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं इनका बहिष्कार कर दे सारा समाज। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से, क्योंकि जो मजदूर छोटे छोटे जमीन जिनके पास जमीन नहीं होती लोगों के पास, वो नाई धोबी का काम भी तो वही कर रहे होते हैं। तो जब जमींदार उनको तंग कर रहे थे तो इन किसानों ने भी उनको तंग करा कि अपने जैसे जो लोग थे, जो उनके साथ के लोग थे बिना जमीन वाले, उन जो नाई धोबी का काम करते थे, उनको कहकर उनके जो जो सुविधाएं नाई और धोबी जो बड़े बड़े जमींदारों को सेवाएं देते थे वो बंद करवा दी। जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद फैसला लिया। मतलब कि पंचायतों में फैसले लिए गए कि जो बड़े बड़े जमींदार छोटे किसानों को तंग कर रहे हैं उनकी नाई धोबी की जो सेवाएं हैं बंद कर दी। आपको भी पता है अगर नाई बाल ना काटे तो कितनी मुश्किल हो जाती है, और धोबी कपड़े ना धोए तो कितने गंदे कपड़े कब तक कोई पहनेगा। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। जब वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी किसानों को, तो आपको पता डॉक्टर गांधी नेहरू जी घूम रहे पूरे देश में, वो कर रहे थे, घूम घूम कर लोगों की समस्याएं जान रहे थे। तो 1920 में जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अब पहले कर चुके थे इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले ही नेहरू जी अवध के गांवों का दौरा कर चुके थे जून 1920 में। गांव वालों से बातचीत की उन्होंने, नेहरू जी ने, और उनकी व्यथा जानने का प्रयास किया। जब 1920 जून में गांधी जी अवध में गए थे तो उन्होंने गांवों के लोगों से बात की थी और उनका दुख जानने का प्रयास किया था। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। जब नेहरू जी ने गांव अवध के लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम्स को जाना, तो फिर नेहरू जी ने और सन्यासी बाबा रामचंद्र जी ने और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया था। ये भी आप नोट कर लो क्योंकि वन वर्ड में आ जाता है
कि कब अवध किसान सभा का गठन हुआ था। तो अक्टूबर अक्टूबर 1920 तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने और अन्य लोगों ने मिलकर अवध किसान सभा का अक्टूबर 1920 में गठन कर लिया था। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। तो अवध किसान सभा बनी तो उसकी एक महीने में ही पूरे एरिया में अवध के 300 शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। जब अगले साल जब असहयोग आंदोलन तो 1921 में चला था ना, तो ये तो जो ये सब जो किसानों की संविधान सभा है, अवध किसान सभा, वो तो अक्टूबर 1920 में बन गई थी। तो लेकिन किसानों के आंदोलन में मतलब जो अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बन गई थी और एक महीने में ही उसकी 300 शाखाएं पूरे अवध में बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, क्योंकि नेहरू जी तो कांग्रेस के ही मेंबर थे। तो उन्होंने ये अवध किसान सभा बनाई थी किसानों की। जब कांग्रेस के लोगों ने इसको इस आंदोलन में शामिल करने की कोशिश की, असहयोग आंदोलन में किसानों के आंदोलन को शामिल करने की कोशिश की, तो प्रयास किया, तो लेकिन किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे स्वरूप पैदा हो चुके थे जिससे कांग्रेस खुश नहीं था। इन्होंने नेहरू जी ने तो इसलिए ये किसान संगठन बनाए थे ताकि वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो चुके, लेकिन वो शामिल तो करना चाहते थे नेहरू जी और गांधी जी और कांग्रेस के लोग इस किसानों के संगठन को असहयोग आंदोलन में, बट उस जो किसान थे उनमें कुछ ऐसे लोगों पैदा हो चुके थे जो गलत अफवाहें फैला रहे थे और उनसे कांग्रेस खुश नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को सच्चे लोग चाहिए थे जो मेहनत से काम करें। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। मतलब कि लोगों को ये हो गया ना, अभी तो उन्होंने कहा था कि जब हम अंग्रेजों से जीत जाएंगे तब आपकी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी, लेकिन किसानों में कुछ लोग जो गलत थे, उन्होंने अभी गांधी जी और नेहरू ने कुछ नहीं उनको कहा था, लेकिन उनके बिना पूछे ही तालुकदारों और जो जमींदार थे उनके घरों और जो मकान थे उन पर लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए, लूटपाट करनी शुरू कर दी और अनार के गोदामों पर कब्जा कर लिए। जो किसान थे उन्होंने अभी ऐसे तो कानून टूटता है अगर हम अपने से ही तालुकदार और जमींदार किसानों को, ठीक है, वो तंग कर रहे थे, उसके लिए नेहरू जी और गांधी जी ने उनके संगठन बना दिए थे तालुकदारों और जमींदारों का विरोध करने के लिए। लेकिन जो सही किसान थे वो तो गांधी जी और नेहरू जी की बात मान रहे थे, लेकिन कुछ जो गलत लोग थे वो गलत अफवाहें फैला रहे थे और उन्होंने ये अफवाहें फैलाकर बिना गांधी जी और नेहरू के कहे ही उन्होंने तालुकदारों और जमींदारों के घरों के ऊपर हमले करे, मकानों पे, और उनके अनाजों के गोदाम लूट लिए। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान, जो गलत लोग थे किसान थे, वो किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई किसान लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। मतलब जो किसानों में गलत लोग थे वो अफवाहें फैला रहे थे। पहले अफवाह फैला दी कि जमींदारों और तालुकदारों के घरों जो मकान थे उस पर हमले करवा दिए, उनके जो अनाजों के वो थे उन पर कब्जा करके उनको लूट लिया गया, अनाजों के गोदामों को। और बाद में यह अफवाह फैला दी कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी किसान तालुकदारों और जमींदारों को लगान नहीं देगा और जो तालुकदारों और जमींदारों की जो जमीनें हैं वो गरीबों में बांट दी जाएगी। जबकि गांधी जी और नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा था,
इसलिए गांधी जी और नेहरू जी इस किसानों के आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिलाने से डर रहे थे। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। मतलब ये लोग गांधी जी का नाम लेकर अपनी गलत कार्रवाइयों को भी, जो किसानों के बीच में गलत लोग थे, वो अपनी गलत कार्रवाइयों को भी सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। जो आदिवासी किसानों ने तो कुछ समझदार किसान तो उनके अनुसार चल रहे थे नेहरू और गांधी जी के, लेकिन कुछ गलत थे जो वो गलत अफवाहें फैला रहे थे, जिससे गांधी जी और नेहरू जी उनको असहयोग आंदोलन में मिलाने से डर रहे थे। और उधर आदिवासियों की बात है, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। सारे मतलब कुछ गलत, उनको कुछ नहीं मतलब था, उनको तो अपनी प्रॉब्लम्स दूर करनी थी, उनको कुछ नहीं लेना देना था अंग्रेजों से बाहर निकालनी। वो तो बस गांधी जी ने उनको बुला लिया, बात कर ली, तो बस वो समझ लेते थे कि अब गांधी जी और नेहरू जी हमारे साथ हैं, तो उनके साथ जो गलत हो रहा है उनको खुद ही रोक लेंगे। तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी और गांधी के जो संदेश था, संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब, क्योंकि उनको स्वराज वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, तो वो तो बस अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते थे। तो उन्होंने गांधी जी के स्वराज का मतलब कुछ और निकाला, जो आदिवासी किसान थे जो जंगलों में रहते थे। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। हमने पहले अवध की बात करी है, अब आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों की बात करते हैं। वहां पर 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। पहाड़ियों में आदिवासी लोग भी रहते हैं। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मतलब कांग्रेस के लोग तो शांतिपूर्वक तरीके से काम करने वाले थे। वो जो ऐसे गलत लोग थे उनको अपने आंदोलन में, अगर उग्र आंदोलन का मतलब गलत काम करने वाली होंगे, तो कांग्रेस जो आदिवासी किसानों का संघर्ष था, उग्र गुरिल्ला आंदोलन, उसको भी अपने आप में मिला नहीं सकती थी। और अवध के किसानों में भी गलत कुछ लोग पैदा हो रहे थे, उसके कारण अवध के किसानों के आंदोलन को भी अपने असहयोग आंदोलन में वो मिलाने से हिचकिचाहट मान रहे थे गांधी जी। आगे पढ़ते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने, ये वन वर्ड में भी आ जाता है, ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। गुजरात का बारदोली तालुका था, गुजरात के बारदोली तालुके में 1928 में वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आप लोगों ने सुना हुआ है। उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। मतलब जो लगान लेते थे किसान, जमींदार और तालुकदार, उसको बढ़ाने के खिलाफ था। ये बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली इलाके में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। जो ये बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा था। और जो गुजरात के बारदोली तालुका में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन चला था, वो आंदोलन सफल रहा था, और बारदोली सत्याग्रह के नाम से ये आंदोलन जाना जाता है। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई थी। बस आपको बारदोली सत्याग्रह पता होना चाहिए, उसका नेता कौन था और ये किस लिए हुआ था। ये भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था, और इसमें वल्लभ भाई पटेल को वो मिली थी सफलता, जो गुजरात के बारदोली तालुका में 1928 में हुआ। अब हम पढ़ रहे थे, पहले हमने वहाँ के किसान देखे अवध के, जो कि जिसमें कुछ गलत लोग
पैदा हो गए थे, जिसके कारण किसान उनको अपने साथ लाने सॉरी कांग्रेस के नेता उसको असहयोग आंदोलन में मिलाने से डर रहे थे अब के किसान सभा के लोग संगठनों को। और आगे फिर जो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला हुआ था, ऐसे संगठनों को भी कांग्रेस के लोग यानी कि महात्मा गांधी जी और नेहरू जी अपने असहयोग आंदोलन में मिलाने से डर रहे थे। आगे अन्य वर्ण, आगे पढ़ते हैं हम। अन्य वर्ण बीच में बाद में अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। आप लोगों को पता है कि जो अंग्रेज थे उनको बस प्रॉफिट चाहिए था। हमारे इंडिया के अंदर बहुत विशाल जंगल थे और आपने पहले भी 9th में भी पढ़ा है कि उन जंगलों में जाने से भारतीय लोगों को रोक दिया गया था। तो ऐसा ही ये वहाँ पे भी हुआ, आंध्र प्रदेश में भी हुआ है, गोरिल्ला गुडेम पहाड़ियों में। वहाँ के जो लोग थे वहाँ गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले लोग, उनको भी जो ये जंगल थे उनमें जाने में मना कर दिया गया था। उनको जाने घुसने नहीं दिया जाता था जंगलों में, क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी जिंदगी तो जंगलों से ही चलती है। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में दाखिल लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, जो जंगल थे आदिवासियों के जो पशु होते हैं तो वो तो जंगलों में चरते हैं, लेकिन किसानों ने इस पे वो कर दी थी, पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी अपने पशुओं को उन जंगलों में नहीं चरा सकता था, ना ही जलावन के लिए लकड़ी। और क्योंकि फिर वो अपने खाना पीना कैसे पकाएंगे, तो ईंधन के लिए जलावन के लिए जो लकड़ी वो जंगलों से लाते थे वो भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि किसानों ने जंगलों में घुसने से ही मना कर दिया था। जो फल जंगलों से बीन कर लाते थे अब वो भी नहीं ला सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को, जो गुडेम पहाड़ियों में जंगल थे उनमें जाने से मना कर दिया था अंग्रेजी सरकार ने। और ये जंगलों में क्यों जाते थे गुडेम पहाड़ियों के लोग, क्योंकि उन्होंने अपने पशुओं को चराना होता था जंगलों में, अपने खाना पकाने के लिए जलावन और ईंधन की लकड़ी चाहिए होती थी और फल बीन कर लाते थे। अब जब उन्होंने जंगलों में जाने से मना कर दिया तो उनके तीनों काम रुक गए। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्से में थे। अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों ने उनके मतलब जितनी सुख सुविधाएं थी वो छीन ली थी, इसलिए गुडेम पहाड़ियों के लोग परेशान थे, गुस्से में थे, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। मतलब अब खाना पकाने के लिए जो लकड़ी आती थी वो लकड़ी भी नहीं आएगी तो वो खाना कैसे पकाएंगे। तो इस तरीके से वो जो गुडेम पहाड़ियों के लोग थे उनको ये लगता था कि अंग्रेजों के इस डिसीजन से कि वो किसी को उसमें नहीं जाने देंगे जंगलों से। इससे गुडेम पहाड़ी में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा था और उनको लग रहा था गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के कि उनके जो पुराने अधिकार थे वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। क्योंकि तो पुराना अधिकार क्या था कि वो आराम से अपना जंगलों में घूम सकते थे, जो उनको उनकी ज़िंदगी चलाने के लिए चीज़ें जंगल से मिलती थी वो ले लेते थे। तो उनके जंगलों में घुसने पर पाबंदी जब अंग्रेजों ने लगा दी तो उनको लग रहा था कि उनके पुराने अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी रोजी रोटी पर भी छीनी जा रही है। जब सरकार उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। एक तो उनकी रोजी रोटी छीन ली और जंगलों में भी घुसने से बंद कर दिया। और अब अंग्रेज चाहते थे कि जो गुडेम पहाड़ियों में सड़कें बने वहाँ पर ये लोग बिना मजदूरी लिए काम कर दे। तो जो गुडेम पहाड़ियों में लोग रह रहे थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी, लड़ाई पर उतर आए। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। जो गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसान थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? अलूरी सीताराम राजू। गुडेम पहाड़ियों के जो आदिवासी किसानों का नेता कौन था? अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष
जो आदिवासी किसानों का नेता अलूरी सीताराम था, वो पता बड़े बड़े दावे करता था कि उसके पास भगवान की दी हुई अद्भुत शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकता है, लोगों को स्वस्थ कर सकता है तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। जो अलूरी सीताराम राजू था, आदिवासी किसानों का नेता, वो क्या कह रहा था, वह खगोलिया सटीक खगोलीय बिल्कुल सही खगोलीय अनुमान लगा सकता है कि कब बारिश होगी, कब, मतलब जैसे आजकल हमें वो लगाते हैं मौसम की जानकारी टीवी पे दी जाती है, तो ऐसे वो कह रहा मैं बिल्कुल सही खगोलीय अनुमान लगा सकता हूँ। सीताराम अलूरी राजू कह रहा था। अलूरी सीताराम राजू जो आदिवासियों का किसानों का नेता था, वो कहता था मेरे पास अद्भुत परमात्मा की दी हुई शक्तियाँ हैं, वो सही खगोलीय अनुमान लगा सकता है, लोग जो बीमार लोग हैं उनको स्वस्थ कर सकता है, गोली भी अलूरी सीताराम राजू को नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वे ईश्वर का अवतार है। वो जो लोग वो थे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, वहाँ के आदिवासी किसान गुड़ेम पहाड़ियों के, उनको लगता था कि वो कोई ईश्वर का अवतार है। जो उनका नेता है अलूरी सीताराम राजू, उनको लगता था कि ये ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। जो राजू थे, सीताराम राजू थे, वो वैसे तो महात्मा गांधी जी की महानता के गुण गाते थे, लेकिन जो महान गांधी जी के जो भी गांधी जी की विचारधारा थे उसको नहीं मानते थे। कहने के तो राजू मतलब गांधी जी की जो आदिवासी किसानों के नेता अलूरी सीताराम राजू थे, वो गांधी जी की का गुणगान करते थे, महानता के गुण गाते थे, लेकिन उनकी विचारधारा पर चलते नहीं थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, मतलब लोगों को बताते थे कि मैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हूँ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो भी उनके कांटेक्ट में आता था, वो उनको क्या कहता था कि खादी पहने और अंग्रेजों का बना हुआ कपड़ा ना पहने, शराब ना पिए क्योंकि वो भी अंग्रेजों ने बनाई है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गांधी जी तो कह रहे थे कि बिना लड़ाई झगड़े के हमें अंग्रेजों से जीतना है, लेकिन कहने के तो वो कहता था मैं गांधी जी के मतलब वो गुणगान करता था, लेकिन गांधी जी को उल्ट चल रहा था। भी वो कह रहा था बिना लड़ाई झगड़े के हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जीत सकते, हम बल प्रयोग के द्वारा ही अंग्रेजों से जीत सकते हैं। गुड़ेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, मतलब कि उसके उसमें ही किए होंगे नेतृत्व में, क्योंकि गुरिल्ला आंदोलन चल रहा था वहां पे। गुड़ेम विद्रोहियों ने गुड़ेम पहाड़ियों में जो विद्रोह कर रहे थे लोग अंग्रेजों के विरुद्ध, उन्होंने क्या कर दिया, पुलिस थानों पर हमले कर दिए। उन्होंने पुलिस थानों पर हमले कर दिए। ब्रिटिश जो अधिकारियों को मारने की कोशिश की। गुड़ेम पहाड़ियों के आदिवासी किसान जो विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने, सीताराम अलूरी तो कहते थे बल प्रयोग से ही हम अंग्रेजों को निकाल सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, जो उनके नेतृत्व में जो भी आदिवासी विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने पुलिस थानों पर हमले कर दिए। जो अंग्रेजी अधिकारी थे अंग्रेजों के, उनको मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। स्वराज के भारतीयों का राज लाने के लिए वो गुरिल्ला आंदोलन चलाते रहे, ऐसे ही पुलिस थानों पर हमले करते रहे, अंग्रेजी अधिकारियों को मारने की कोशिश करते रहे। लेकिन 1924 में राजू को फांसी दे दी, क्योंकि राजू गलत काम कर रहा था, क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, वो लोगों को मार कर आज़ादी प्राप्त करना चाहता था, और इसलिए 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे उनको। लेकिन याद रखना, जो अवध में आदिवासी किसान थे, उनका नेता अलूरी सीताराम राजू, जो अपने आप को कहता था मैं विश्व का अवतार हूँ, खगोलीय अनुमान लगा सकता हूँ, बीमार लोगों को स्वस्थ कर सकता हूँ, और जो कि उसका
वो कह रहे थे गोली भी मुझे नहीं लग सकती, और जो गांधी जी के गुणगान करते थे, लेकिन गांधी जी की विचारधारा को ही के उल्ट चलते थे। वो कहते थे, गांधी जी कहते थे बिना लड़ाई झगड़े के लड़ाई अंग्रेजों से जीता जा सकता है, लेकिन वो कहते थे नहीं, बल प्रयोग द्वारा। उसने बल प्रयोग द्वारा जो आदिवासी किसान थे उनसे पुलिस थानों पर भी हमले करवाए थे, और पुलिस जो अधिकारी थे जो अंग्रेजों को, उनको भी मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर उनको जो लूरी सीताराम राजू, उनके आदिवासी किसानों के जो मुखिया थे, उनको 1924 में फांसी दे दी कि ये वन वर्ण में भी आ सकता है। ये जो लूरी सीताराम राजू है वो अपने लोगों में पॉपुलर बन चुका था, जो लोक नायक भी बन चुका था। आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से ये असहयोग आंदोलन यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इसमें ये भी आएगा, 3 आएगा। एक तो शहरों में असहयोग आंदोलन, ग्रामीण क्षेत्र में असहयोग आंदोलन। आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र में तो अब के किसानों वाला हुआ, वहाँ पर गलत लोग पैदा हो गए थे, इसलिए कांग्रेस उनको भी शामिल नहीं करना चाहती थी। फिर आपने अवध में भी देखा, सीताराम लूरी राजू जो आदिवासियों का नेता था वो भी गलत था, तो उनको भी ये शामिल नहीं कर पाए। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं बगानों में स्वराज। जो बगानों में जो किसान, जो अंग्रेजों के बगान थे जहाँ पर वो चाय पत्ती वगैरह उगवाते थे, वहाँ पर जो लोग काम करते थे उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बगानों में स्वराज में महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानी मजदूरों, मतलब असम में चाय पैदा होती है, तो असम के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वह उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। अंग्रेज लोगों के अंग्रेज लोग ही बगानों में मजदूरी करवा रहे थे, और उन मजदूरों को उन बगानों में से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो अपने गांव में भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जब ये जो असम के जो बगानी मजदूर थे, वो आज़ादी का मतलब ये समझते थे कि बस उनको अपने बगान से बाहर आने जाने की अनुमति मिल जाए तो वो आज़ाद हैं। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से, एक तो वो अपनी जो बगान की 4 दीवारी उससे बाहर आ जा सकते हैं, एक अपने गांव में आ जा सकते। जो जो रोके उन पे लगी हुई थी वो रोके हट जाए तो बगानी मजदूरों के लिए वही आज़ादी थी। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। 1859 का ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है, इस ये वन वर्ड में भी आ सकता है। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और वह यह इजाज़त इन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। तो मतलब जो 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, ये याद कर लो। इसी के तहत अंग्रेज बगानी मजदूरों को बगानों से बाहर नहीं जाने देते थे, बाहर नहीं जाने देते थे, और कभी कभी उनको कभी कभी बगान से बाहर जाने की इजाज़त मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। मतलब जब ये इनको 1859 या 1859 के इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानी मजदूरों को अपने बगान में जिसमें वो काम करते थे उस बगान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, अगर कभी कभी इजाज़त मिलती थी। लेकिन जब ये बगानों में काम करने वाले मजदूरों को पता चला कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चला दिया है, तो वो अपने जो बगानों में जो मालिक उनसे काम करवा रहे थे या अंग्रेज अधिकारी उनसे काम करवा रहे थे, उनकी इन्होंने अवहेलना करनी मजदूरों ने शुरू कर दी। उन्होंने बगान छोड़ दिए। उन्होंने बस असहयोग आंदोलन का बात सुनते ही जो बगानों में मजदूर काम करते थे उन्होंने बगान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, मतलब कि बगानों में काम करने वाले मजदूरों ने बस असहयोग आंदोलन भी गांधी जी चला रहे हैं, यही सुन के अपने आप को सोच लिया कि वो अब आज़ाद हो चुके हैं और वो
बगानों को छोड़कर अपने घरों की तरफ चल दिए। अब गांधी जी राज आ रहा है, वो सोच रहे थे, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। मतलब इतना बड़ा फैसला ले लिया बिना, गांधी जी ने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने आप ही फैसला ले लिया है कि अब गांधी राज आ गया है, अब हम बगानों से छूटकर गाँव में भी जा सकते हैं। और वो उसके आगे भी सोच रहे हैं कि गांधी जी उनको गाँव में पहुंचने पर जमीन भी दे देंगे। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसमें रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसे रह गए। जो लोग बिना सोचे समझे, गांधी जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा, अपने मन से बातें बना के बगानों को छोड़कर चले गए और सोच रहे थे कि गांव पहुंचने के बाद उनको जमीन मिल जाएगी। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर जाके पता चला कि हड़ताल चल रही है रेलवे और स्टीमरों की, जिसके कारण वो रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई, क्योंकि अब घर तो पहुंच नहीं पाए रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने उनको पकड़ा और बुरी तरीके से पीटा। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रभावित नहीं किया गया। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के, बस इतना समझ लो कि इन लोगों, जो ये लोग सोच रहे थे असहयोग आंदोलन के बारे में, वैसा कुछ भी जो असहयोग आंदोलन को चला रहे थे उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। गांधी जी और नेहरू जी तो स्वराज का मतलब यही था कि अंग्रेजों को देश से निकालकर भारतीय लोगों का राज लेकर आए। लेकिन अब के जो वो आदिवासी मजदूर थे, वो स्वराज का मतलब समझ रहे थे कि उनको जो अंग्रेजों ने उनके ऊपर बंदिशें लगाई हैं वो हट जाएंगी। और अब के जो किसान थे वो सोच रहे थे जो उनको प्रॉब्लम आई है वो हट जाएंगी, जो जमींदार और तालुकदार उनको जो प्रॉब्लम दे रहे थे तो वो हट जाएंगी अब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और बगान मजदूर भी आपने देखा, उन्होंने असहयोग आंदोलन का मतलब क्या समझ लिया कि वो बगानों से आज़ाद हो गए हैं और अपने गांव में जाके जमीन मिल जाएगी उस पर काम कर लेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी गांधी जी और नेहरू ने नहीं किया था। और जब ये असहयोग आंदोलन चौरा चौरी में एक घटना हुई थी, पढ़ते हैं इसके खत्म शुरुआत देख ली हमने कैसे कैसे, और कैसे कैसे लोग इसके बारे में आदिवासी ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। आदिवासी वैसे तो अपनी प्रॉब्लमों के कारण गांधी जी से जुड़े थे, लेकिन जब उन्होंने स्वतंत्र भारत का नारा लगाया तो वो भी भावनात्मक तौर से असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे, जो अखिल भारतीय आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। तो इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से शहरों का आ सकता है। असहयोग आंदोलन होगा शहरों में कैसे चला था, कैसे फेल हुआ, गाँव में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था कि उसको ये गांधी जी और नेहरू जी, किसानों, जो किसान थे आदिवासी किसान, वहाँ पे भी गलत हो रहा था। और जो अवध के किसान थे उनमें भी कुछ गलत लोग थे। इसलिए गांधी जी और नेहरू जी इनको शामिल कर नहीं सकते थे, लेकिन कहने के लिए वो शामिल थे। अब चौरा चौरी 1922 गोरखपुर स्थित चौरा चौरी, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, वहाँ पे एक चौरा चौरी बाजार है से गुजर रहा था। गोरखपुर स्थित चौरा चौरी में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। मतलब गोरखपुर के चौरा चौरी बाजार में कुछ लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे और उनका पुलिस के साथ टकराव हो गया। पुलिस रोक रही होगी उनको, तो हिंसक टकराव हो गया। तो इस घटना के बारे में सुनते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन के कारण गोरखपुर के चौरा चौरी बाजार में जब लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे तो पुलिस और इन लोगों के जुलूस निकालने लोगों के बीच में टकराव हो गया। और
इस घटना की जब बात घटना के बारे में गांधी जी को पता चला तो उसी टाइम 1922 में गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और कल मतलब ये आज असहयोग आंदोलन हमारा खत्म हो गया। और आप लोग इसको बुक पास में रखकर सुन लेना इस वीडियो को, और उसके बाद बुक में से 2-3 बार पढ़ लेना। तो आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और आगे जो इस चैप्टर के आगे टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे।